ओके, तो आज के इस विश्लेषण में हम इंटरनेट मीम्स और बरसों पुरानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की सच्चाई को पूरी तरह से अनकवर करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की सबसे मशहूर और रिस्ट्रिक्टेड फैसिलिटी की, एरिया 51। आपने इसका नाम तो जरूर सुना होगा, राइट? दशकों से इस जगह को लेकर पूरी दुनिया में अजीब अजीब कहानियां बुनती आई हैं। कभी लोग कहते हैं कि यहाँ एलियंस की सीक्रेट लेबोरेटरी है, तो कभी इसको गवर्नमेंट कवरअप्स का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है। पर आज हम इन हवाई अफवाहों से निकलकर सीधे उन डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, हार्ड फैक्ट्स और उस कोल्ड वॉर मिलिट्री हिस्ट्री की तरफ चलेंगे जिसे छुपाने के लिए शायद इन अफवाहों का ही सहारा लिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस आधुनिक कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 में। एक स्टॉर्म एरिया 51 नाम का फेसबुक प्रैंक इंटरनेट पर लिटरली किसी जंगल की आग की तरह फैल गया था। स्क्रीन पर ये जो कोड आप देख रहे हैं, ये मैटी रॉबर्ट्स का है। इसने बस मजे में एक ऐसी संकल्पना कर दी जहां इसने लोगों से अपील की कि अगर हम सब एक साथ नारुतो रन करते हुए भागेंगे ना, तो हम गोलियों को भी चकमा दे देंगे। I mean, नारुतो रन, जो एक जापानीज एनिमे का स्टाइल है जिसमें दोनों हाथ पीछे करके आगे की तरफ झुककर भागते हैं। जरा सोचिए उस वक्त का माहौल जब यूएस मिलिट्री जनरल्स और टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स को बैठकर इस बेवकूफाना एनिमे रनिंग स्टाइल के बारे में ब्रीफिंग लेनी पड़ रही हो ताकि वो इस हमले का सामना कर सके। एक वीडियो गेम खेलते हुए शुरू किया गया एक छोटा सा मजाक एक इतनी विशाल समस्या बन गया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ओके, चलिए इसमें थोड़ी और गहराई से उतरते हैं। इंटरनेट पर ऐसी चीजें किस लेवल तक जा सकती हैं, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक फिगर से लगा सकते हैं। पूरे 2 मिलियन, जी हाँ, 20 लाख लोगों ने उस टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस पर इन्फिल्ट्रेट करने के उस इवेंट में अपना ऑफिशियल RSVP दर्ज करा लिया था। 20 लाख, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। इस मास हिस्टीरिया ने इस मजाक को इतना आगे बढ़ा दिया था कि सरकार, FBI और सुरक्षा एजेंसियों में लिटरली अफरा तफरी मच गई थी। उन्हें डर लगने लगा था कि अगर इस भीड़ का एक छोटा सा हिस्सा भी सच में नेवाडा के उस सहरा में उतर आया तो वहां आपस में ही भगदड़ मच जाएगी, लोग भूख प्यास से परेशान होंगे और ये देश के लिए एक PR और लॉजिस्टिक्स का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाएगा। लेकिन अब इन 20 लाख के उस मैसिव हाइप के ठीक सामने इस 54 के आंकड़े को देखिए। ये 54 एक्चुअली रेचल नाम के उस अकेले छोटे से गांव की कुल आबादी थी जो उस तपते हुए, सुनसान और 12,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज के ठीक बाहर बसा है। एक ऐसी जगह जहां ना तो कोई बड़ा सेलफोन टावर था, ना गैस स्टेशन और ना ही हजारों लोगों को पानी पिलाने की कोई सुविधा थी। एक तरफ 20 लाख लोगों के हमले की आशंका और दूसरी तरफ सिर्फ 54 लोगों का एक गाँव। ये स्टार्क रियलिटी बताती है कि एरिया 51 को बनाते वक्त इस बात का कितना ध्यान रखा गया था कि इसे दुनिया की नजरों से और आम आबादी से पूरी तरह काट कर रखा जाए। तो अब यहाँ एक बहुत ही लाजमी सवाल बनता है, नेवाडा के इस धूप से जलते, बंजर और सुनसान डेजर्ट का एक पैच आखिर पूरी दुनिया के एलियन ऑब्सेशन का सेंटर बन कैसे गया? ऐसा क्या हुआ होगा वहां जिसने लोगों के दिलों में इतने गहरे रहस्य पैदा कर दिए? इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ना हमें इंटरनेट कल्चर से बाहर निकलकर इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जहां से इस पूरी मिथोलॉजी का जन्म हुआ था। तो आइए देखते हैं ओरिजिन्स ऑफ द UFO क्रेज। ये शुरुआत आखिर हुई कहां से? 1947 की गर्मियों में अमेरिका के आसमान में ये पैनिक तेजी से फैलना शुरू हुआ। टाइमलाइन पर नजर डालिए। शुरुआत होती है 24 जून को, जब पायलट केनेथ आर्नल्ड दावा करते हैं कि उन्होंने 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती 9 आकृतियां देखी हैं जो पानी पर फिसलती हुई तश्तरियों जैसी लग रही थीं। फ्लाइंग सॉसर टर्म वहीं से आया। फिर जुलाई में मैक ब्राजील नाम का रैंचर एक अजीब सा कचरा इकट्ठा करके लोकल शरीफ को देता है। और बस ठीक इसी सीक्वेंस ने उस मशहूर रॉसवेल इंसिडेंट की नींव रखी जो आने वाले 70 सालों तक कॉन्स्पिरेसीज का सबसे मजबूत पिलर बनने वाला था। और इसमें सबसे अजीब बात तो ये थी, ये 1947 का US आर्मी का अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट था। यहाँ आयरनी देखिए, खुद आर्मी की जल्दबाजी में आई इस प्रेस रिलीज ने देश में दशकों लंबा अविश्वास पैदा कर दिया। जब एक आम इंसान पढ़ता है कि आर्मी खुद कह रही है उन्हें एक फ्लाइंग डिस्क मिल गई है और फिर ठीक अगले ही दिन वही आर्मी पलटकर कहती है ओ एक्चुअली वो तो बस एक वेदर बलून था, तो शक पैदा होना तो बिल्कुल तय था ना। जनता को लगने लगा कि सच उनसे छुपाया जा रहा है। लेकिन असल सच्चाई थी क्या? एक ऐसी सच्चाई जो 1994 तक किसी को पता ही नहीं चली। रॉसवेल के उस रांच पर जो मलबा गिरा था वो ना तो कोई वेदर बलून था और ना ही कोई एलियन स्पेसशिप। दरअसल वो एक टॉप सीक्रेट स्पाई डिवाइस था। अर्ली कोल्ड वॉर के उस दौर में अमेरिका प्रोजेक्ट मुगल चला रहा था। ये स्पेशल सर्वेलेंस बलून्स थे जिन पर माइक्रोफोन्स लगे होते थे ताकि दुनिया में कहीं भी सोवियत एटॉमिक टेस्ट्स की साउंड वेव्स को पकड़ा जा सके। अब ऐसी क्लासिफाइड टेक वहां गिरी थी तो सरकार ने सोचा इन एलियन अफवाहों को चलने देते हैं ताकि उनका असली सोवियत जासूसी का मिशन सेफ रहे।
उसके बाद धीरे धीरे ये यूएफओ वाली आग ठंडी पड़ रही थी। पर 1989 आते आते एक शख्स सामने आता है, बॉब लजार, और उन्होंने तो इसमें वापस घी डालने का काम कर दिया। अब हमें इनके दावों पर एक बिल्कुल न्यूट्रल नजर डालनी होगी। लजार ने क्लेम किया कि वो एरिया 51 के एक गुप्त हिस्से सेक्टर 4 में एलियन स्पेसक्राफ्ट्स को रिवर्स इंजीनियर करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई MIT से बताई और एलिमेंट 115 नाम के एक तत्व का जिक्र किया जो उनके मुताबिक एलियंस के इन विमानों को एंटी ग्रेविटी पावर देता था। इन स्टेटमेंट्स ने उस वक्त मीडिया में लिटरली तहलका मचा दिया था। Now what's really interesting about this next section is the Cold War reality. आइए देखते हैं इन अफवाहों और असली तथ्यों के बीच का अंतर। जब हम 1980s के उन क्लेम्स की तुलना आज के डिक्लासिफाइड साइंस से करते हैं तो चीजें पूरी तरह क्लियर हो जाती हैं। एलिमेंट 115 जिसे अब मॉस्कोवियम कहते हैं वो 2003 में लैब में बनाया गया, लेकिन रियलिटी ये है कि इतना अनस्टेबल है कि फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में डीके हो जाता है और इसका कोई एंटी ग्रेविटी फील्ड नहीं होता। और जहां तक MIT के उन क्लेम्स की बात है तो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स और जर्नलिस्ट ने काफी छानबीन की और उन्हें बॉब लजार के MIT में पढ़ने का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिला, तो ठोस प्रमाणों के बिना ये दावे यहीं पर कमजोर पड़ गए। तो इस पूरे एपिसोड से सामने आती है CIA की सबसे चतुर रणनीति, यूजफुल इडियट कॉन्सेप्ट। CIA चाहती तो इन UFO अफवाहों को दबा सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि एरिया 51 में सबसे टॉप सीक्रेट स्पाई प्लेन्स टेस्ट किए जा रहे थे। प्रोजेक्ट एक्वाटोन जैसी गुप्त योजनाएं चल रही थी। CIA ने जानबूझकर लोगों को इन टेस्ट फ्लाइट्स को UFO समझने दिया। उनके लिए तो ये एक जैकपॉट था। इन अफवाहों ने कोल्ड वॉर के दौरान देश की सबसे अहम जासूसी तकनीकों को एक शील्ड दे दी थी, जिसने सोवियत स्पाइस का ध्यान पूरी तरह भटका दिया। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस टेबल को देखिए। आसमान में दिखने वाली उन आकृतियों का असली सच यहाँ छिपा था। एक स्टैंडर्ड पैसेंजर प्लेन आमतौर पर 10 से 20,000 मीटर पर उड़ता है, पर U2 स्पाई प्लेन 21,000 मीटर तक और SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे विमान तो 26,000 मीटर के एल्टीट्यूड और 3,400 किलोमीटर प्रति घंटे की माइंड ब्लोइंग स्पीड से उड़ रहे थे। अब जरा सोचिए, शाम के वक्त जब जमीन पर अंधेरा होता है, आसमान में इतनी ऊंचाई पर उड़ते इन विमानों की मेटल बॉडी पर ढलते सूरज की रोशनी पड़ती थी, तो नीचे खड़े आम लोगों को वो चमकते हुए UFOs या फ्लाइंग सॉसेज ही लगेंगे ना। अब आते हैं आधुनिक दौर में डिक्लासिफाइड सीक्रेट्स एंड UAPs। पता है, मॉडर्न एरा में सरकार ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के प्रेशर के चलते धीरे धीरे पर्दे हटाने शुरू किए। 2013 एक टर्निंग पॉइंट था जब CIA ने पहली बार एरिया 51 के होने की बात डॉक्यूमेंट्स में मानी। फिर 2017 में लगभग 13 मिलियन पेजेस ऑनलाइन रिलीज किए गए और 2020 आते आते तो पेंटागन ने खुद उन लीक्ड एरियल वीडियोस की पुष्टि कर दी। ये पूरा टाइमलाइन हमें दिखाता है कि पिछले दशकों में वहां आसमान में जो दिखा वो एलियंस नहीं बल्कि हमारी ही एडवांस्ड मिलिट्री और एविएशन टेस्टिंग थी। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि कैसे एक सिंपल शब्द सब कुछ बदल सकता है। आज US सरकार UFO शब्द यूज ही नहीं करती, उन्होंने इसे रिप्लेस कर दिया है UAP से, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। इसका रीजन बहुत साफ था, वो चाहते थे कि मिलिट्री पायलट्स जो अनजान एनकाउंटर्स रिपोर्ट करते हैं उन्हें हॉलीवुड की साई-फाई और पॉप कल्चर के मजाक से अलग रखा जाए। उन्हें एक ऐसा टर्म चाहिए था जो सीरियस साउंड करे और स्ट्रिक्टली मिलिट्री एनालिसिस पर फोकस करे। और इसीलिए 2020 में US डिफेंस डिपार्टमेंट ने इन चीजों की स्टडी के लिए एक स्पेशल UAP टास्क फोर्स बनाई। इनका काम आउटर स्पेस से एलियंस ढूंढना नहीं है, इनका फोकस है इन अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में देखना। आज भी लोग उस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे पर टूरिस्ट बनकर जाते हैं, पर असल एजेंसीज इन अनजान विमानों को एलियंस नहीं बल्कि किसी दुश्मन देश जैसे चाइना या रशिया की एडवांस्ड और अनडिटेक्टेड ड्रोन टेक्नोलॉजी मानकर चल रही है। इट्स ऑल अबाउट नेशनल सिक्योरिटी नाउ। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद जहां हम उस इंटरनेट प्रैंक से होते हुए कोल्ड वॉर के इन टॉप सीक्रेट डिक्लासिफाइड प्रोग्राम्स तक पहुंचे, हमारे पास एक आखिरी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल रह जाता है। अगर पिछले 50 सालों में आम जनता जिन हेविली क्लासिफाइड नेक्स्ट जनरेशन प्लेन्स को UFO समझती रही, तो आज इस वक्त ऐसी कौन सी नई टेक है जो हमारे और आपके आसमान में उड़ रही है, जिसके बारे में हमें आज की डेट में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। सोचिए जरूर इस बारे में। शायद आने वाले वक्त में कुछ और फाइल्स डिक्लासिफाई हों। तब तक के लिए इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं।